कभी कभी इंसान का जन्म ही एक सवाल बनकर आता है। क्या कोई दलित लड़की जो झुग्गियों से उठती है वो इस देश में सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मायावती जी की। लेकिन इस वीडियो को शुरू करें, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है और हमें मेहनत करने की हिम्मत भी देता है। और जब ये सवाल अपने जवाब की शक्ल में खड़ा होता है तो उसका नाम होता है मायावती। मायावती जिन्हें लाखों लोग बहन जी कहकर पुकारते हैं, ना सिर्फ इज्जत से बल्कि उम्मीद से। ये कहानी एक लड़की की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो सदियों तक दबाया गया, कुचला गया और फिर एक दिन उठ खड़ा हुआ। शुरुआत जहां से सब कुछ शुरू हुआ, 15 जनवरी 1956। दिल्ली के एक बेहद साधारण लेकिन मेहनती दलित परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मायावती प्रभु दयाल। पिता थे पोस्ट ऑफिस में मामूली क्लर्क, माँ घरेलू महिला। जिंदगी में कोई लग्जरी नहीं थी, न पढ़ने के लिए कोई खास माहौल था, न खेलने के लिए मैदान और न सपने देखने की आजादी। मायावती का बचपन ही उनकी पहली जंग थी। स्कूल में अलग बिठाया जाता था, मोहल्ले में ऊंची जाति के बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था और ऊपर से घर में लगातार सुनाई देता था, बेटी जितना पढ़ सकती हो पढ़ लो, लेकिन ज्यादा सपने मत देखना। ये दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। लेकिन मायावती ने तय किया, मैं वही करूंगी जो हमारे जैसे लोगों के लिए मना किया गया है। एक विद्रोह की शुरुआत होती है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से बीए किया, फिर बीएड की पढ़ाई की और उसके बाद एलएलबी की यानी कानून की पढ़ाई की। अब उनका सपना था आईएएस बनना। सिविल सर्विस की कोचिंग भी शुरू की, लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। एक रात मायावती एक सभा में बैठी थी, जहां एक सख्त लेकिन दमदार आवाज गूंज रही थी, हमारी राजनीति को हमारे हाथ में लाना होगा। कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया हमारे अधिकार हमें नहीं देगा, हमें छीनना होगा। ये आवाज थी काशीराम जी की। काशीराम जी से पहली मुलाकात सोच की दिशा बदल देती है। काशीराम ने मायावती को बुलाया और कहा, तुम अगर आईएएस बनोगी तो एक जिले में कलेक्टर बनकर सिस्टम चलाओगी, लेकिन अगर राजनीति में आई तो पूरे देश को बदल सकती हो। मायावती ठहर गई, सोचने लगी, क्या मैं अकेले इस समाज का चेहरा बन सकती हूँ? और यहीं से उन्होंने वो सपना छोड़ दिया जो सिर्फ उनके लिए था। अब उन्होंने वो सपना अपनाया जो करोड़ों लोगों के लिए था। बाम सेफ से बीएसपी तक आंदोलन की नींव की बात करते हैं। काशीराम पहले ही बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन और फिर डीएसएस, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के जरिए एक बड़ी जमीन तैयार कर चुके थे। 1984 में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। बीएसपी का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं था, ये एक आंदोलन था। बाबा साहब अंबेडकर की अधूरी क्रांति को पूरा करने का आंदोलन। मायावती बीएसपी की सबसे बड़ी आवाज बनी। गांव गांव, गली गली घूम घूम कर सभा करती, पर्चे बांटती, पोस्टर चिपकाती और सबसे ज्यादा करती बोलना। उनकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद थी। 1989 जब उनकी पहली जीत हुई और पहला दरवाजा खुला। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई उत्तर प्रदेश से। वो दिन याद रखना चाहिए, क्योंकि वो दिन था जब पहली बार एक दलित महिला ने संसद के अंदर कदम रखा, बतौर लड़ाई की आवाज, बतौर इतिहास की वापसी। लेकिन राजनीति आसान नहीं थी। बीएसपी की राह में हर दिन साजिशें थी, गठबंधन का खेल था, जातीय समीकरणों की खिचड़ी थी। लेकिन मायावती डरी नहीं। वो कहती थी, इसने सदियों से अन्याय झेला है, वो अब सत्ता से डरने वाली नहीं है। 1993 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा।
दो अलग अलग सोच की पार्टियां, लेकिन मकसद एक, बीजेपी को रोकना। उस वक्त बीजेपी की लहर थी, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी, पूरा देश सांप्रदायिक तनाव में डूबा हुआ था। लेकिन एसपी और बीएसपी के गठबंधन ने बीजेपी को मात दे दी। मायावती ने पहली बार दिखाया कि दलित पिछड़े एक साथ आए तो सत्ता हिल सकती है। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। गेस्ट हाउस कांड की अगर हम बात करें तो 2 जून 1995 लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस, मायावती ने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। इस फैसले से मुलायम सिंह यादव की पार्टी आग बबूला हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में घुस गए, मायावती के कमरे में तोड़फोड़ की, गालियां, मारपीट, सब कुछ किया, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। वो कमरा, अगर एक कर्मचारी ने दरवाजा बंद ना किया होता तो आज हम मायावती की कहानी अधूरी सुन रहे होते। उस गेस्ट हाउस में सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं हुआ था, पूरे दलित समाज की इच्छा शक्ति पर हमला हुआ था। लेकिन उसी दिन मायावती ने कहा, अब मैं झुकूंगी नहीं, सत्ता नहीं मिलती तो छीनूंगी, लेकिन दलित समाज की इज्जत अब इस देश में कुचली नहीं जाएगी। गेस्ट हाउस कांड के कुछ ही दिन बाद मायावती ने इतिहास रच दिया। 15 जून 1995 मायावती बनी उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री, और वो भी सिर्फ 39 साल की उम्र में। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। वो कुर्सी जिस पर कभी सिर्फ ऊंची जातियों का हक था, उस पर एक दलित बेटी बैठ चुकी थी। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, चारों ओर से हमला भी शुरू हो गया। वो अनुभवहीन है, बीजेपी से मिलकर सत्ता पाई है, दलितों को क्या पता प्रशासन क्या होता है। लेकिन मायावती चुप नहीं बैठी। 1997 और 2002 फिर से मुख्यमंत्री बनी। 1997 में फिर से गठबंधन की सरकार बनी और मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी। फिर 2002 में तीसरी बार। हर बार उनका टारगेट साफ होता था, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, दलितों के हक को जमीन पर लागू कराना और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को कम करना। उनकी सरकार में थानों और तहसीलों में दलितों की बात सुनी जाने लगी। ये छोटा बदलाव नहीं था। जो लोग सदियों से सिर्फ लाठी खाते थे, अब उनकी बात कागज पर लिखी जाने लगी थी। लेकिन इसी दौर में उनके खिलाफ सबसे ज्यादा आलोचनाएं भी शुरू हुई। मूर्तियां बनवाना, पैसे उड़ाना। मायावती ने लखनऊ, नोएडा जैसे शहरों में दलित प्रेरणा स्थल, अंबेडकर पार्क, हाथी की मूर्तियां, काशीराम स्मारक जैसे बड़े बड़े स्मारक बनवाए। विपक्ष ने कहा, ये जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। मायावती ने जवाब दिया, जब गांधी, नेहरू, पटेल के स्मारक बन सकते हैं तो अंबेडकर और काशीराम के क्यों नहीं? जब राजा महाराजाओं की मूर्तियां बन सकती हैं तो दलित नायकों की क्यों नहीं? उनकी अपनी भी मूर्तियां लगाई गई। लोगों ने इसे घमंड कहा, लेकिन मायावती ने कहा, मैं इस समाज की बेटी हूं। अगर मेरी मूर्ति देखकर कोई बच्चा सपना देखता है तो मैं उसे हक समझती हूँ। उनका यह जवाब भले ही कड़वा हो, लेकिन सच यही है। भारत में दलित नायकों को भुला दिया गया था, मायावती ने उन्हें फिर से जिंदा किया। 2007 का चुनाव, बीएसपी का बहुमत, सर्वजन हिताय का दौर और फिर राजनीति से गिरावट व वर्तमान बीएसपी की स्थिति की हम बात करें। 2007 एक ऐसा चुनाव जो इतिहास बन गया। 2007 का चुनाव मायावती के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस आंदोलन की पराकाष्ठा थी जो उन्होंने काशीराम के साथ मिलकर शुरू किया था। इस बार बीएसपी ने सिर्फ दलित वोटरों को नहीं जोड़ा, उन्होंने ब्राह्मणों, ठाकुरों, ओबीसी, मुसलमानों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। नारा दिया गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये नारा कोई चुनावी स्टंट नहीं था, सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा था, जिसमें मायावती ने पहली बार दलितों और सवर्णों का एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया था। लोगों को यकीन नहीं हुआ जब नतीजे आए। बीएसपी को 205 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई गई। उत्तर प्रदेश में दलित नेता का बहुमत से मुख्यमंत्री बनना ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। वो पल था जब दिल्ली से लेकर लंदन तक अखबारों ने लिखा, इंडियाज मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी नाउ रूल्स द बिगेस्ट स्टेट।
अब मायावती ने अपनी राजनीति को नया चेहरा देना शुरू किया। उन्होंने कहा, बीएसपी अब सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि सर्वजन हिताय की पार्टी है। उन्होंने ब्राह्मणों को मंत्री बनाया, ठाकुरों को पद दिए, पिछड़ों को साथ रखा, पर इसी मोड़ पर उनका आधार वोट यानी दलित समाज थोड़ा असमंजस में आने लगा, क्योंकि जो पार्टी सिर्फ उनके लिए बनी थी अब वो सबके लिए बन रही थी। लेकिन दलितों का दर्द सबसे ज्यादा था, तो उन्हें लगने लगा कि उनकी प्राथमिकता कहीं खो ना जाए। मायावती के इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए, अपराधियों पर सख्त एक्शन हुआ, सरकारी भ्रष्टाचार पर नकेल डाली गई, कर्मचारियों की लापरवाही पर सस्पेंशन हुए, दलितों को नौकरियों में आरक्षण पर अमल होने लगा, कई नई योजनाएं हुई, शिक्षा, महिला सुरक्षा, छात्रवृत्ति और गांव के विकास होने लगे। लेकिन साथ ही विपक्ष ने उन पर ये आरोप भी लगाए, अफसरशाही पर बहुत ज्यादा भरोसा, राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, अहम और अकेले निर्णय लेने का रवैया, और सबसे बड़ा विवाद मूर्तियों और स्मारकों पर भारी सरकारी खर्च, जिसकी वजह से उन्हें स्टैच्यू वाली बहन जी कहकर तंज दिया जाने लगा। मायावती ने जवाब दिया, मैंने जितना पैसा जनता के सम्मान पर खर्च किया उतना किसी नेता ने नहीं किया होगा। वो पत्थर नहीं है, इतिहास की गवाही है। 2012 से फिर हार की शुरुआत हुई। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। बीएसपी को बड़ा झटका लगा, उनका सोशल इंजीनियरिंग मॉडल टूट चुका था। ब्राह्मण वापस बीजेपी की तरफ लौट गए, मुसलमान एसपी के साथ चले गए और दलितों का भी एक हिस्सा निराश होने लगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2014 में तो एक भी सीट नहीं मिली। बीएसपी का गिरता ग्राफ और मौन मायावती। धीरे धीरे मायावती जी का सार्वजनिक जीवन बदलने लगा। वो पहले की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक नहीं रही, रैलियों में उनकी मौजूदगी कम हो गई, टीवी पर भी मायावती गायब सी हो गई। लोग सवाल उठाने लगे, क्या मायावती ने हार मान ली है? लेकिन बहन जी का जवाब आज भी वही है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लड़ाई आज भी जारी है। बीएसपी का सपना अभी अधूरा है। काशीराम की विरासत की अकेली वारिस मायावती जी 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, मायावती विपक्ष में चली गईं। उन्होंने कई बार संसद में आवाज उठाई, खासकर दलितों पर बढ़ते अत्याचार, भीम आर्मी के खिलाफ कार्यवाही और आरक्षण की अनदेखी पर। लेकिन यह भी सच है कि बीएसपी अब वो ताकत नहीं रही जो 2007 में थी। हाँ, हम समझते हैं कि मायावती की राजनीति आज कहाँ खड़ी है, उनके पीछे क्या विरासत है और आने वाले वक्त में दलित राजनीति का भविष्य क्या हो सकता है। मायावती एक विरासत जो सिर्फ सत्ता नहीं, संघर्ष है। 2014 में जब मोदी लहर आई तो पूरे उत्तर भारत में बीजेपी ने सभी को साफ कर दिया और बीएसपी जो कभी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। यह घटना सिर्फ हार नहीं थी, ये एक संकेत था कि बीएसपी का जनाधार खिसक रहा है। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी से गठबंधन किया, एक बार फिर से पुराना सोशल इंजीनियरिंग मॉडल जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निराशाजनक रहा। दलित वोट बैंक बढ़ चुका था। नया दलित युवा अब चंद्रशेखर आजाद, रावण और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ झुक रहा था, क्योंकि उन्हें लगा बहन जी अब पहले जैसी आक्रामक नहीं रही। क्या मायावती ने लड़ाई छोड़ दी? बहुत से लोग मायावती पर यह इल्जाम लगाते हैं कि अब वो बीजेपी के दबाव में है। कई बार वो संसद में विपक्ष के साथ नहीं बोलती, बहुत से संवेदनशील मुद्दों पर चुप रहती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ चुप्पी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आंदोलन थक गया है या फिर एक लंबा मौन है जो एक और लड़ाई से पहले आता है। मायावती की विरासत सिर्फ सत्ता नहीं, पहचान है। आज अगर कोई बच्चा दलित बस्ती में स्कूल जाता है और कहता है कि वो आईएएस बनेगा, तो उसमें मायावती का सपना जिंदा है। आज अगर किसी गांव की दलित लड़की कहती है कि वो नेता बनेगी, तो उसमें मायावती की हिम्मत है। उन्होंने उस समाज को आवाज दी जिसे बोलने तक की इजाजत नहीं थी। उन्होंने उस सिस्टम को चुनौती दी जो कहता था
नीच जात का कोई नेता नहीं बन सकता। मायावती ने ये मिथ तोड़ा। बार बार हर मोर्चे पर उनके बनाए स्मारक भले ही आज विरोधियों को तानों का निशाना हो, लेकिन वो एक पूरी कौम की आत्मा का आईना है। बीएसपी के भविष्य की बात करें कि कहाँ खड़ी है ये पार्टी आज, तो आज बहन जी की पार्टी राजनीतिक तौर पर कमजोर है, लेकिन दलित राजनीति के डीएनए में बीएसपी आज भी जिंदा है। बीएसपी की कमजोरी मायावती की कमजोरी नहीं, बल्कि ये इस पूरे देश की विडंबना है, जो नेता सबसे निचले तबके से आया उसे सबसे पहले हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन ये भी सच है, अगर बहन जी ने राजनीति को फिर से समझा, नई पीढ़ी को जोड़ा और दलित पिछड़े मुस्लिमों के साथ नया गठबंधन खड़ा कर दिया, तो वो फिर से उभर सकती हैं। एक सवाल जो आज भी खड़ा है, जब कोई बच्चा दलित बस्ती में जन्म लेता है तो उसकी माँ आज भी एक बात कहती है, बेटा बहन जी जैसा बनना। और यही मायावती की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि एक नेता हार सकता है, लेकिन एक मिसाल कभी नहीं हारती। मायावती का नाम इतिहास में सिर्फ राजनीति करने वालों में नहीं लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा उन लोगों में जिन्होंने भारत को नया चेहरा दिया, नई आवाज दी और सबसे पिछड़े को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। वो एक औरत थी, वो दलित थी, वो अकेली थी, लेकिन उन्होंने सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी को हिलाकर रख दिया। और यही कहती हैं बहन जी अभी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया।